नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम एनास्थेटिक्स एजेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारे सिलेबस में दी तो नहीं है पर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल एनास्थेटिक एजेंट्स। तो आइडियल एनास्थेटिक एजेंट्स के प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है पोटेंसी। पोटेंसी मतलब उसकी जो एक्शन है वो किस तरीके की होनी चाहिए। इट शुड हैव हाई पोटेंसी, उसकी पोटेंसी जो है वो हाई होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका किस तरीके का होना चाहिए। शुड बी इजी एंड सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है जनरल एनेस्थेटिक का वो इजी होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। देन नेक्स्ट है इंडक्शन एंड रिकवरी। इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। जो भी एनेस्थेटिक एजेंट है वो उनके एक्शन किस तरीके से इंड्यूस करते हैं और रिकवर कितने टाइम में होते हैं, तो ये चीज़ हम देखेंगे। बोथ इंडक्शन एंड रिकवरी शुड बी रैपिड विदाउट एनी अनप्लीजेंट सिम्टम्स। तो जो भी इंडक्शन है मतलब जो भी एक्शन है वो इंड्यूस हो रही है तो वो कैसे होनी चाहिए, रैपिड होनी चाहिए। और जो भी रिकवरी है वो भी जल्दी से होनी चाहिए विदाउट एनी अनप्लीजेंट सिम्टम्स। तो कोई ऐसे अनप्लीजेंट सिम्टम्स दिखाए बिना इंडक्शन और रिकवरी जो है वो जल्दी से होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है इन्फ्लामेबल एंड एक्सप्लोजिव। तो इन्फ्लामेशन जैसी चीज़ तो कॉज नहीं कर सकता या फिर एक्सप्लोजिव तो नहीं है, ये चीज़ देखेंगे। इट शुड बी नॉन इन्फ्लामेबल एंड मिसिबल विथ एयर। कोई भी आइडियल एनास्थेटिक एजेंट जो है वो नॉन इन्फ्लामेबल होना चाहिए, मतलब पेशेंट के बॉडी में किसी भी तरीके की इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए और मिक्सिबल विथ एयर, एयर में मिक्स होने वाला चाहिए। तो इस तरीके से ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन नेक्स्ट है मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी। तो मसल्स को रिलैक्स करने की प्रॉपर्टी किस तरीके की होनी चाहिए। शुड बी एबल टू प्रोड्यूस एडुकेट मसल्स रिलैक्सेशन। तो जो भी एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि मसल्स को एडवोकेट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में रिलैक्स करने की, ये एबिलिटी होनी चाहिए आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट की। देन नेक्स्ट है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। जो भी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है मतलब पेन को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। शुड एक्ट एज इफेक्टिव एनाल्जिक, मतलब जो भी एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टी है वो उसकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी। शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट। तो जो भी एनेस्थेटिक एजेंट है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए और इरिटेंट भी नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। शुड बी चीप एंड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद स्टेबिलिटी। तो चीप भी होना चाहिए पर उसकी स्टेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ एनेस्थेटिक एजेंट की, आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। देन नेक्स्ट है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। अब प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस मतलब क्या होते हैं। प्री एनेस्थेटिक किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कराने से पहले कुछ मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, उस मेडिसिन को प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस बोला जाता है। तो ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस क्या होती है उनके बारे में समझेंगे। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन गिवन टू द पेशेंट प्रियर टू द एनेस्थेटिक एजेंट, सच मेडिकेशंस आर कॉल्ड एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन ये पेशेंट को दिए जाते हैं कब, एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर कराने से पहले। ये मेडिसिन जो है ये पेशेंट को पहले दी जाती है। एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कराने से पहले ये मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। इन्हीं मेडिसिन को हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस बोलते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज गिवन टू द पेशेंट टू रिड्यूस द अननेसेसरी पेन ड्यूरिंग द ऑपरेटिव प्रोसेस। तो प्री एनेस्थेटिक ये जो मेडिकेशंस है ये पेशेंट को किस लिए दी जाती है कि जो भी ऑपरेटिव प्रोसेस है और जो भी ऑपरेशन हो रहा है उस टाइम पे कोई भी अननेसेसरी पेन जो है वो पेशेंट को ना हो या फिर ऐसी कोई चीज़ होने वाली है तो वो रिड्यूस हो जाए, इसके लिए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मेनली गिवन टू पेशेंट
फॉर द सेफ्टी एंड बेटर रिस्पॉन्स ऑफ द एनेस्थेटिक एजेंट। तो ये जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है क्यों दी जाती है पेशेंट को, ताकि जो भी एनेस्थेटिक एजेंट है वो अच्छे से रिस्पॉन्स दे और सेफ हो उस पेशेंट के लिए, इसीलिए प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन कैन रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एनेस्थेटिक एजेंट। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस क्या करती है, ये जो एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं इनके अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होते हैं तो उनको भी रिड्यूस कर देती है। तो ये एक फ़ायदा होता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस का। प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स आर इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। तो ऑपरेशन के टाइम जो भी पेशेंट है उसकी सेफ्टी इंक्रीज कर देते हैं प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स। तो इस तरीके से ये प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं। रीजन्स टू गिव प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस देने के पेशेंट को ये एडमिनिस्टर कराने के रीजन्स क्या है उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है टू रिड्यूस द अननेसेसरी पेन। तो जो अननेसेसरी पेन होता है, बिना वजह का जो पेन होता है उसको ये कम कर देते हैं। रिड्यूस प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन। तो प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के पहले का और ऑपरेशन के बाद में जो पेन होता है उसको भी कम कर देते हैं। रिड्यूस मसल्स एक्साइटेबिलिटी, मसल्स की एक्साइटेबिलिटी कम कर देते हैं। रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स। अगर कोई एनेस्थेटिक एजेंट है वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो उस कंडीशन में उसकी टॉक्सिसिटी कम कर देते हैं ये मेडिकेशंस। इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, ये इंक्रीज है, INCR इंक्रीज है, इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट की सेफ्टी जो है वो इंक्रीज कर देते हैं ये ड्रग्स। तो इसीलिए ये जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस है ये पेशेंट को दिए जाते हैं, ये इसके रीजंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सम एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। तो यहाँ पर हम कुछ एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है मॉर्फिन और पेथिडीन। ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं। रिड्यूस एप्रहेंशन बाय डिप्रेसिंग CNS। तो एप्रहेंशन को रिड्यूस कर देते हैं हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यूज करके और एनाल्जेसिया ये प्रोड्यूस करते हैं। देन नेक्स्ट है एट्रोपिन और हायोसिन, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट करके ये यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो एनेस्थेटिक एजेंट्स देख रहे हैं, एनेस्थेटिक मेडिकेशंस देख रहे हैं, ये एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन करके दिए जाते हैं। तो एट्रोपिन और हायोसिन एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स होते हैं। ये रिड्यूस द बॉडी सेक्रेशन मेनली सलाइवरी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो एट्रोपिन और हायोसिन क्या करते हैं, ये बॉडी सेक्रेशंस को रिड्यूस करते हैं, मेनली जो सलाइवरी सेक्रेशन होता है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी सेक्रेशंस होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए ये एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन करके दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है डायआज़ेपम और क्लोरप्रोमाजिन। तो ये किस तरीके के मेडिसिन होते हैं, ये ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब पेशेंट को काम करने के लिए, शांत करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। तो ये एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। जो देन नेक्स्ट है प्रोमिथाजिन। तो प्रोमिथाजिन ये भी एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन करके यूज़ की जाती है फॉर एंटी इमेटिक एक्टिंग। यहाँ पर एक्शन चाहिए, फॉर एंटी इमेटिक एक्शन मतलब जो वोमिटिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोमिथाजिन ये मेडिसिन दी जाती है एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन करके। तो इस तरीके से ये कुछ मेडिकेशंस होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बेसल एनेस्थेटिक। अब बेसल एनेस्थेटिक्स मतलब क्या होते हैं, बेसल एनेस्थेटिक्स आर द मेडिकेशंस विच आर गिवन टू पेशेंट टू इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस टू पेशेंट एज सून एज पॉसिबल बिफोर सर्जिकल एनेस्थेशिया। तो बेसल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ये ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं, किसके लिए, टू इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस मतलब पेशेंट को बेहोश करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। जो भी सर्जिकल एनेस्थेशिया है उसको देने से पहले अगर पेशेंट को बेहोश करना हो तो उस कंडीशन में ये एनेस्थेटिक एजेंट्स दिए जाते हैं, इनको हम बेसल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये बेसल एनेस्थेटिक्स होते हैं। तो नेक्स्ट है सम बेसल एनेस्थेटिक्स। तो यहाँ पर हमें कुछ बेसल एनेस्थेटिक्स दिए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है थियोपेंटोन सोडियम। ये 2% सॉल्ट होता है थियोपेंटोन सोडियम का, एडमिनिस्टर्ड अंटिल पेशेंट बिकम अनकॉन्शियसनेस। तो पेशेंट जब तक बेहोश नहीं हो जाता तब तक यह एडमिनिस्टर कराया जाता है उस पेशेंट को। देन नेक्स्ट है ट्राइब्रोमोइथेनल। तो ट्राइब्रोमोइथेनल ये भी एज अ बेसल एनेस्थेटिक करके दिया जाता है, एडमिनिस्टर एज रिटेंशन एनेमा। रिटेंशन एनेमा करके ये एडमिनिस्टर किया जाता है। कंटेन हैलोजन हैज़ हिपैटोटॉक्सिक इफेक्ट हैंस इट इज़ नॉट यूज। तो यहाँ पर हैलोजन प्रेजेंट होता है, ये जो ट्राइब्रोमोइथेनल है इसमें हैलोजन प्रेजेंट होता है जो कि हिपैटोटॉक्सिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। मतलब
जो लीवर है उसमें टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। देन नेक्स्ट है पैराल्डिहाइड एडमिनिस्टर एज रिटेंशन एनेमा, ये भी एज अ रिटेंशन एनेमा करके यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई एनेस्थेटिक्स मेडिकेशंस के बारे में, इस तरीके से उनका यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।